एक ग्रैंड होटल की कल्पना करने पर मतलब सबसे पहले दिमाग में क्या तस्वीर आती है? ज्यादातर लोग तो यही सोचेंगे कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ी सी इमारत हो। बिल्कुल, जिसमें कम से कम 4 या 500 कमरे हों, एक बहुत बड़ी लॉबी जहां भारी भीड़ हो। हाँ, और एक ऐसा स्केल जो अपनी भव्यता से किसी को भी हैरान कर दे। है ना? अक्सर लग्जरी और ग्रैंड शब्दों को ना सीधे तौर पर कमरों की गिनती और इमारत की ऊंचाई से तौलने की एक आदत सी बन गई है। और देखिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ये एक बहुत ही पारंपरिक नजरिया है। मैंने खुद एक इनसाइडर के तौर पर होटल इंडस्ट्री में 15 साल बिताए हैं, और इतने सालों के अनुभव से मैं कह सकती हूँ कि दशकों से यही माना जाता रहा है कि अगर कोई होटल बड़ा नहीं है तो वो लग्जरी हो ही नहीं सकता। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, है ना? बिल्कुल। जमीनी हकीकत और बिजनेस के तरीके अब बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आज भव्यता का पैमाना सिर्फ कंक्रीट के बड़े ढांचे से नहीं मापा जाता। और यही बात आज की हमारी इस चर्चा का, इस डीप डाइव का मुख्य केंद्र है। आज हम अपने सोर्सेज के जरिए जालंधर के WJ ग्रैंड होटल के बिजनेस मॉडल का विश्लेषण करने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है ये। जी, ये समझना हमारा मिशन है कि आधुनिक किफायती लग्जरी यानी अफोर्डेबल लग्जरी का मॉडल असल में जमीन पर कैसे काम करता है। क्या यह मुमकिन है कि एक ऐसा होटल जिसका आकार पारंपरिक पैमानों पर बहुत छोटा हो, वो एक ही समय में बिजनेस मीटिंग्स, भव्य शादियों और पारिवारिक छुट्टियों सबके लिए एकदम सटीक जगह बन सके? और इस मॉडल को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पुराने नियमों को पूरी तरह से पलट देता है। जब हम सोर्सेस को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये संसाधनों को सिर्फ इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है? ये उन्हें बेहद स्मार्ट तरीके से एफिशिएंटली इस्तेमाल करने के बारे में है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसके सबसे पहले विरोधाभास से शुरुआत करते हैं। सोर्सेस के मुताबिक ये होटल जालंधर में अमृतसर हाईवे पर स्थित है और इसका लैंडमार्क है वेरका मिल्क प्लांट। हाँ, वेरका मिल्क प्लांट। अब देखिए, एक तरफ हम लग्जरी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसकी लोकेशन शहर के सबसे पॉश इलाके में होने के बजाय एक हाईवे पर है, वो भी एक मिल्क प्लांट के पास। मुझे ये तर्क थोड़ा पच नहीं रहा। अच्छा। मतलब क्या लग्जरी का सीधा सा मतलब ये नहीं होता कि होटल शहर के सबसे प्रीमियम और महंगे इलाके में हो? अगर हम 60 या 70 के दशक की बात कर रहे होते तो आपकी बात बिल्कुल सही होती, लेकिन आज के समय में खास तौर पर बिजनेस और कॉरपोरेट यात्रियों के लिए शहर का केंद्र अब प्रीमियम चीज नहीं रह गया है। तो अब उनके लिए सबसे कीमती क्या है? उनका समय सबसे कीमती चीज है। समय। कल्पना कीजिए कि कोई यात्री दिल्ली या अमृतसर से एक लंबी ड्राइव करके आ रहा है। हाँ, काफी थका देने वाला सफर। बिल्कुल। और उसे जालंधर में एक अहम मीटिंग करनी है या रात भर आराम करके अगली सुबह फिर सफर पर निकलना है। ऐसे में शहर के अंदर जाने का मतलब क्या है? संकरे रास्ते और घंटों के भारी ट्रैफिक जैम में फंसना। ये बात तो है यार, शहर के ट्रैफिक में 1 घंटा बर्बाद करना मतलब किसी भी इंसान की पूरी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। सही कहा। और यहीं पर यह हाईवे लोकेशन ना एक बहुत ही रणनीतिक मतलब स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक बन जाती है। एक तरह का पिट स्टॉप कह सकते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल एक स्मार्ट पिट स्टॉप की तरह। यात्री हाईवे से सीधे होटल के शांत माहौल में आ सकता है, अपना काम खत्म कर सकता है और अगले दिन शहर की भीड़भाड़ का सामना किए बिना सीधे अपनी आगे की यात्रा पर निकल सकता है। और वो वेरका मिल्क प्लांट वाला पॉइंट, वो उस पूरे इलाके का एक ऐसा लैंडमार्क है जिसे ढूंढने के लिए ना किसी को जीपीएस की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये लोकेशन कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि कन्वीनियंस यानी सुविधा को लग्जरी का रूप देने की एक सोची समझी योजना है। एकदम सही पकड़े हैं। लेकिन अगर ये हाईवे पर है तो दिमाग में एक सवाल और आता है। अक्सर हाईवे पर रुकने की जगहों को लोग बस एक साधारण ढाबे या मोटेल के रूप में ही देखते हैं। ये एक आम धारणा है। पर सोर्सेज बताते हैं कि इस होटल में सेंट्रल एसी, मुफ्त वाईफाई, सैटेलाइट चैनलों वाला एलईडी टीवी, मिनी फ्रिज और सेफ डिपॉजिट लॉकर जैसी मतलब तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं। ये तो एक लग्जरी ओएसिस जैसा लग रहा है। और यही वो जगह है जहां बजट फ्रेंडली और किफायती लग्जरी के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। वो कैसे? देखिए, एक मोटेल सिर्फ रात गुजारने की जगह होती है, लेकिन यहाँ ये सुनिश्चित किया गया है कि लोकेशन भले ही हाईवे की हो, लेकिन कमरे के अंदर का अनुभव ना किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कमरों की बात पर मुझे सोर्सेज का सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा याद आ गया। कौन सा आंकड़ा? जिसके नाम में ग्रैंड लगा है, उस WJ ग्रैंड होटल में
कुल मिलाकर सिर्फ 20 कमरे हैं। हाँ, सिर्फ 20 कमरे। मतलब डीलक्स, एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव स्वीट मिलाकर सिर्फ 20। एक तरफ इसे ग्रैंड कहा जा रहा है और दूसरी तरफ इसमें कमरों की संख्या किसी गेस्ट हाउस जितनी है। ये कोई 5 स्टार अनुभव कैसे दे सकता है? इसे हॉस्पिटैलिटी की भाषा में बुटीक अनुभव कहा जाता है, बुटीक एक्सपीरियंस। मेरे 15 साल के अनुभव से मैं आपको बता सकती हूँ कि कमरों की कम संख्या एक कमजोरी नहीं है, बल्कि इस पूरे बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। ताकत? वो कैसे? जब किसी होटल में 500 कमरे होते हैं तो वहां रुकने वाला मेहमान मैनेजमेंट के लिए बस एक कमरा नंबर बनकर रह जाता है। हाँ, वहाँ तो मास प्रोडक्शन की तरह काम होता होगा। बिल्कुल। लेकिन जब सिर्फ 20 कमरे होते हैं तो चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। क्या इसका मतलब ये है कि कमरों की कम संख्या होने से वो हर एक मेहमान पे ज्यादा व्यक्तिगत ध्यान दे पाते हैं, जैसे कि किसी बहुत ही प्राइवेट हवेली में रुकने का एहसास हो? सटीक शब्दों में कहें तो यही असली लग्जरी है, व्यक्तिगत ध्यान। स्टाफ हर मेहमान की पसंद और नापसंद को याद रख सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा आर्थिक गणित भी काम करता है। आर्थिक गणित की बात चली है तो मुझे सोर्सेज में दी गई एक जानकारी पर बहुत बड़ा संदेह है। क्या संदेह है? सोर्सेज कहते हैं कि इन सिर्फ 20 कमरों के लिए 24 घंटे रूम सर्विस और कंसियर्ज सेवाएं उपलब्ध हैं। हाँ, ये सच है। एक मिनट के लिए सोचिए, सिर्फ 20 कमरों के लिए 7 दिन 24 घंटे किचन चालू रखना, रात की शिफ्ट में शेफ, वेटर और मैनेजमेंट को तैनात रखना, क्या ये एक बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम नहीं है? देखने में तो लगता है। अगर रात में सिर्फ 2 कमरों से ऑर्डर आए तो उस खाने से ज्यादा तो उसके स्टाफ की नाइट शिफ्ट की लागत आ जाएगी ना। ये तो सरासर घाटे का सौदा लगता है। कागज पर देखने में ये सचमुच एक घाटे का सौदा लग सकता है। कोई भी पारंपरिक होटल मैनेजमेंट शायद इसकी इजाजत कभी ना दे। लेकिन क्या? यहीं पर किफायती लग्जरी का मनोविज्ञान काम करता है। ये 24 घंटे की सर्विस तुरंत मुनाफा कमाने के लिए नहीं दी जा रही है। ये दी जा रही है कस्टमर लॉयल्टी, यानी ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए। अच्छा। मान लीजिए कोई बिजनेस यात्री रात के 2 बजे थका हारा होटल पहुंचता है। अगर उसे उस वक्त उसकी पसंद का गरम खाना मिल जाए ना, तो वो यात्री जीवन भर के लिए उस होटल का वफादार ग्राहक बन जाता है। हाँ, ये तो है। वो अगली बार किसी और होटल का नाम तक नहीं सोचेगा। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट ये संदेश दे रहा है कि हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हम आपकी सुविधाओं में कोई कटौती नहीं करेंगे। और इसके पीछे एक और बहुत जरूरी पहलू है। क्या? चूंकि होटल हाईवे पर है, तो ये एक क्लोज्ड इकोसिस्टम, मतलब पूरी तरह से आत्मनिर्भर व्यवस्था बन जाता है। क्लोज्ड इकोसिस्टम, इसे थोड़ा और समझाएंगी? इसका मतलब ये है कि अगर आप शहर के बीच में किसी होटल में रुके हैं, तो आप खाना खाने या मनोरंजन के लिए पैदल किसी दूसरे रेस्टोरेंट या बार में जा सकते हैं। हाँ, बाहर बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन हाईवे पर यह विकल्प नहीं होता। हाईवे पर एक बार जो मेहमान होटल में आ गया, उसे बाहर जाने का कोई सुरक्षित या आसान विकल्प नहीं मिलता। सही बात है। इसलिए ये होटल की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो मेहमान की हर जरूरत उसी 4 दीवारी के अंदर पूरी करे। अरे वाह, अब कड़ियां जुड़ रही हैं। इसी वजह से डाइनिंग और एंटरटेनमेंट पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है। बिल्कुल। सोर्सेज में जिक्र है कि होटल के अंदर मसाला क्राफ्ट रेस्टोरेंट है, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मल्टी क्विजीन परोसता है। और इसके साथ ही द स्विंग लाउंज बार है, जहां संगीत और कॉकटेल का विकल्प है। तो दिन भर की थका देने वाली मीटिंग्स या लंबी ड्राइव के बाद किसी भी यात्री को रिलैक्स करने के लिए दोबारा ट्रैफिक में जाकर शहर की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। सब कुछ उसी इमारत के अंदर मौजूद है। हाँ, और ये सुविधा मेहमानों को मानसिक शांति देती है। वो अपना काम खत्म करके सीधे लाउंज में जा सकते हैं, फिर रेस्टोरेंट में एक शानदार डिनर कर सकते हैं और सीधे अपने कमरे में सोने जा सकते हैं। समय की इससे बड़ी बचत क्या हो सकती है? लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? सोर्सेज में मसाला क्राफ्ट रेस्टोरेंट की टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक दी गई है। हाँ, यही टाइमिंग है। अब अगर कोई बिजनेस यात्री है जिसे सुबह 8 बजे किसी कॉर्पोरेट साइट पर पहुंचना है, या किसी को सुबह सुबह अपनी आगे की यात्रा शुरू करनी है, तो उसके नाश्ते का क्या होगा? रेस्टोरेंट तो 11 बजे खुलेगा। ये तो मुझे एक बहुत बड़ी खामी लगती है। एक नज़र में ये वाकई एक बड़ी खामी लग सकती है, लेकिन अगर हम अभी की गई अपनी चर्चा को याद करें तो इसका जवाब उसी में छिपा है। अच्छा। याद है हमने 24 घंटे की रूम सर्विस की बात की थी? अरे हाँ, इसका मतलब? वो 24 घंटे की रूम सर्विस इस सुबह के खाली समय को भरने का काम करती है। बिल्कुल। ये संसाधनों को स्मार्ट तरीके से बांटने का एक बेहतरीन उदाहरण है।
सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का रेस्टोरेंट का समय मुख्य रूप से बाहर से आने वाले मेहमानों, हाईवे के यात्रियों या जो लोग सिर्फ लंच डिनर के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए डिजाइन किया गया है। और जो मेहमान उन 20 कमरों में रुके हैं, उन्हें रेस्टोरेंट के खुलने का इंतजार नहीं करना है। उनके लिए तो पूरी रात और सुबह तड़के रूम सर्विस चालू है ही। वो सुबह 6 बजे भी अपने कमरे में नाश्ता मंगवा सकते हैं। भाई ये तो वाकई बहुत चतुराई भरा बिजनेस मॉडल है। उन्होंने एक ही किचन को अलग अलग समय पर अलग अलग ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह ऑप्टिमाइज कर दिया है। हाँ, और यही किफायती लग्जरी की असली पहचान है। लेकिन अब सोर्सेज के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया था। बैंक्वेट हॉल्स वाला हिस्सा। हाँ, हमने इस बात पर लंबी चर्चा की कि होटल में सिर्फ 20 कमरे हैं और ये एक छोटा बुटीक अनुभव देता है। लेकिन सोर्सेज के अनुसार इसी इमारत के अंदर 5 बैंक्वेट हॉल मौजूद हैं, बिल्कुल सही। जिनकी क्षमता 15 लोगों से लेकर 300 मेहमानों तक की है। मतलब एक पल के लिए इस अनुपात के बारे में सोचने की जरूरत है। सिर्फ 20 कमरे और 5 बैंक्वेट हॉल। मुझे तो ये जमीन पर खड़े किसी क्रूज शिप जैसा लग रहा है। क्रूज शिप। हाँ, जहां सोने के लिए तो छोटी छोटी केबिन्स होती हैं, लेकिन अंदर विशाल पार्टी हॉल और डेक बने होते हैं। क्रूज शिप की ये तुलना बहुत ही सटीक है, और ये वो जगह है जहां इस होटल के नाम में लगा ग्रैंड शब्द ना वो पूरी तरह से सार्थक हो जाता है। मतलब ये भव्यता कमरों की संख्या में नहीं है। नहीं, ये आयोजनों के पैमाने में है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये असल में कोई होटल है ही नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा इवेंट और कन्वेंशन सेंटर है, जिसके साथ मेहमानों को ठहराने के लिए बस कुछ कमरे जोड़ दिए गए। इसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इवेंट लेड मॉडल कहा जाता है। इवेंट लेड मॉडल। जी, अगर हम भारत के टियर 2 शहरों की आर्थिक स्थिति को देखें, खास तौर पर जालंधर या पंजाब के बाकी हिस्सों को, तो होटल इंडस्ट्री की असली रीढ़ की हड्डी शादियां, सगाई समारोह और कॉर्पोरेट इवेंट्स ही होते हैं। अच्छा, तो कमाई वहीं से होती है। बिल्कुल। कमरे किराए पर देने से जो कमाई होती है ना, वो बैंक्वेट हॉल्स की भारी कमाई के सामने बहुत छोटी होती है। अब मुझे वो पूरा किफायती लग्जरी का अर्थशास्त्र समझ आ रहा है। वो सिर्फ 20 कमरों से होने वाली सीमित कमाई पर निर्भर नहीं है। एकदम से, क्योंकि उनके पास 5 बैंक्वेट हॉल हैं। वो एक ही दिन में एक हॉल में 300 लोगों की भव्य शादी करवा सकते हैं, दूसरे में 50 लोगों का एक कॉर्पोरेट सेमिनार हो सकता है, और तीसरे में 15 लोगों की कोई प्राइवेट बोर्ड मीटिंग चल रही हो सकती है। और वो जो 20 कमरे हैं, वो असल में उन बड़े इवेंट्स को सपोर्ट करने का काम करते होंगे। हाँ, शादियों के मामले में दूल्हे दुल्हन का परिवार उन कमरों का इस्तेमाल कर सकता है। कॉर्पोरेट इवेंट्स के मामले में वीआईपी स्पीकर्स या कंपनी के बड़े अधिकारी वहां रुक सकते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे को सहारा देता है। और शायद यही कारण है कि सोर्सेज में ये भी बताया गया है कि यहाँ बिजनेस मीटिंग्स के लिए पूरी तरह सुसज्जित बोर्डरूम भी मौजूद हैं। जी, मतलब ये सिर्फ शादियों पर निर्भर रहने वाला मॉडल नहीं है। ये स्थानीय कम्युनिटी और कॉर्पोरेट दुनिया दोनों को एक साथ साध रहा है। और ये विविधता ही किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक टिकाए रखती है। अगर शादियों का सीजन नहीं भी है, तो भी कॉर्पोरेट मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं, जिससे होटल का रेवेन्यू कभी नहीं रुकता। बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल है ये। और ये संतुलन सिर्फ उनके रेवेन्यू मॉडल में नहीं, बल्कि उनकी सेवाओं की बारीक डिटेल्स में भी साफ झलकता है। वो कैसे? सोर्सेज के आखिरी हिस्से में कुछ ऐसी सुविधाओं की एक लंबी लिस्ट है जो पहली नजर में एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। जैसे कि एक तरफ वहां एक फिटनेस सेंटर है जो जाहिर तौर पर हेल्थ को लेकर जागरूक यात्रियों के लिए है। 24 घंटे पावर बैकअप है, डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा है, मेल और कुरियर सर्विस है। ये सब तो एक गंभीर बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर उसी लिस्ट में किड्स जोन यानी बच्चों के खेलने की जगह और विदेशी मुद्रा विनिमय मतलब फॉरेन एक्सचेंज का जिक्र आता है। अच्छा, तो आपको इसमें विरोधाभास लग रहा है? हाँ ना, एक तरफ एक सीरियस कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव अपना जरूरी कुरियर भेज रहा है और ठीक उसी के बगल में एक किड्स जोन है जहां बच्चे शोर मचा रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन कुछ समझ से बाहर है। देखिए, ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये आज की यात्रा करने की बदलती हुई संस्कृति का सबसे सटीक आईना है। हॉस्पिटैलिटी की दुनिया में इसके लिए एक नया शब्द इजाद किया गया है, ब्लेजर। ब्लेजर, ये कैसा शब्द है? हाँ, बिजनेस और लेजर यानी काम और छुट्टियां, इन दोनों को मिलाकर बना है ये शब्द ब्लेजर। ओह, समझ गया। आजकल प्रोफेशनल्स अक्सर अपने काम के दौरों पर ना अपने परिवार या बच्चों को साथ ले जाना पसंद करते हैं, ताकि काम के साथ साथ परिवार को भी समय दे सकें। बिल्कुल।
दिन के समय माता-पिता बोर्डरूम में मीटिंग कर रहे होते हैं और उस दौरान बच्चे सुरक्षित तरीके से किड्स जोन में खेल सकते हैं। शाम को काम खत्म होने के बाद पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग का मजा ले सकता है। यार ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन चलिए किड जोन की बात तो समझ आ गई, पर ये विदेशी मुद्रा विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज का क्या काम? इसमें क्या अजीब है? मतलब एक छोटे बुटीक होटल के अंदर करेंसी बदलने का काउंटर होना कुछ अजीब नहीं लगता? अगर इस होटल की लोकेशन जालंधर में न होकर किसी और शहर में होती तो शायद ये बहुत अजीब लगता, लेकिन यहाँ हमें पंजाब और विशेष रूप से जालंधर और दोआबा क्षेत्र के सांस्कृतिक और भौगोलिक संदर्भ को समझना होगा। अच्छा, तो क्या इसका संबंध एनआरआई मेहमानों से है? एकदम सही। इस क्षेत्र में एनआरआई परिवारों का बहुत बड़ा प्रभाव है। शादियों के सीजन में या किसी बड़े पारिवारिक आयोजन के लिए अमेरिका, कनाडा या यूके से भारी संख्या में मेहमान आते हैं। बात तो सही है। अब सोचिए, एक एनआरआई परिवार जो एक भव्य शादी में शामिल होने आया है, क्या वो डॉलर या पाउंड को रुपए में बदलने के लिए जालंधर के भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजारों के चक्कर काटना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो अपने आप में एक अलग सिरदर्द है। बस होटल मैनेजमेंट ने उस सिरदर्द को समझा और फॉरेन एक्सचेंज की सुविधा को सीधे होटल के अंदर ही दे दिया। कमाल है। ये एक ऐसी सूक्ष्म लेकिन गहरी समझ है जो साबित करती है कि वो अपने ग्राहकों के बैकग्राउंड को कितने अच्छे से समझते हैं। ये वाकई में कस्टमर सेंट्रिक सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। और इसी तरह की सोच ना उन छोटी छोटी डिटेल्स में भी दिखती है जिन्हें शायद कोई बड़ा होटल नजरअंदाज कर दे। आप किन डिटेल्स की बात कर रहे हैं? जैसे कि वेकअप कॉल देना, कमरे में आयरन और इस्त्री बोर्ड का होना, 24 घंटे गर्म और ठंडा पानी मिलना। हाँ, सुनने में ये बहुत ही बुनियादी चीजें लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन जब कोई यात्री थका हुआ होता है या उसे सुबह किसी अहम मीटिंग के लिए जल्दी तैयार होना होता है ना, तो कपड़ों पर इस्त्री करने की सुविधा या एकदम सही समय पर आई वेकअप कॉल उस यात्री के पूरे दिन का मूड तय कर सकती है। सही कहा आपने। और यही वो बारीक चीजें हैं जो एक किफायती लग्जरी के वादे को एक कागजी दावे से निकालकर एक वास्तविक अनुभव में बदल देती हैं। मतलब लग्जरी सिर्फ दिखावा नहीं है। बिल्कुल नहीं। लग्जरी हमेशा सोने के नलों या बड़े बड़े झूमरों के बारे में नहीं होती। ये इस बारे में होती है कि मेहमान की किसी भी जरूरत को कितनी आसानी से और बिना किसी अड़चन के पूरा किया जा रहा है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमारे सामने WG ग्रैंड होटल का एक बहुत ही स्पष्ट ब्लूप्रिंट उभर कर आता है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसने पारंपरिक लग्जरी के नियमों को अपने हिसाब से दोबारा लिखा है। कमरों की संख्या सिर्फ 20 रखकर उन्होंने खुद को एक बुटीक और व्यक्तिगत अनुभव देने वाली जगह बना ली है। और 5 बैंक्वेट हॉल्स के जरिए उन्होंने शादियों और बिजनेस इवेंट्स की उस विशाल अर्थव्यवस्था को अपने साथ जोड़ लिया है जहां असली रेवेन्यू छिपा है। और ये सब उन्होंने शहर के भारी जाम और शोरगुल से दूर हाईवे की एक रणनीतिक लोकेशन पर किया है, जहां एक क्लोज्ड इकोसिस्टम बनाकर मेहमानों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है। ये साबित करता है कि किफायती लग्जरी का असली मतलब सुविधाओं में कटौती करना या उनके स्तर से समझौता करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये उन सुविधाओं को इतनी समझदारी और स्मार्ट तरीके से व्यवस्थित करने का नाम है जहां हर एक संसाधन का अधिकतम उपयोग हो सके। इस पूरी चर्चा ने वाकई होटल इंडस्ट्री को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर मुझे लगता है गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या? अगर हम भविष्य की ओर देखें और मान लें कि हाईवे पर बने इस तरह के स्मार्ट मल्टीपर्पज हब्स, जहां बिजनेस मीटिंग्स के लिए बोर्डरूम हो, शादियों के लिए विशाल बैंक्वेट हॉल हो, ठहरने के लिए शानदार बुटीक कमरे हों और खाने के लिए प्रीमियम लाउंज हों, और ये सब कुछ बिना शहर के ट्रैफिक में फंसे उपलब्ध हों। अगर ऐसे हब्स भविष्य का नया मानक बन जाएं, तो शहर के बीचों बीच स्थित उन पुराने, महंगे और भारी भीड़भाड़ वाले होटलों का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भविष्य की लग्जरी का नया पता अब शहर का केंद्र नहीं, बल्कि शहर के बाहर मौजूद ये हाईवे इकोसिस्टम है? क्या आने वाले समय में लोग शांति और अपना कीमती समय बचाने के लिए उन ऐतिहासिक गगनचुंबी होटलों को पूरी तरह से नकार देंगे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो हॉस्पिटैलिटी के भविष्य को तय कर सकता है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।